Good morning, students. Myself, डॉक्टर जयश्री डावरे। और आज हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करने वाली डिफरेंट टाइप्स की सेल्स और उनके फंक्शंस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। Cells of the immune system are associated with the lymphatic system of the body and is specialized cells. ये जो इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं, ये बोन मैरो की स्टेम सेल से डिराइव की जाती हैं। These undifferentiated precursor cells proliferate throughout life and replenish the mature cells of immune system. यानी कि हमारे लाइफ लॉन्ग ये अनडिफरेंशिएटेड जो बोन मैरो की अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, वो इम्यून सिस्टम की सेल्स को रिप्लेनिश या रिप्लेस करती रहती हैं। The cells that serve specialized role in innate and adaptive immune response are phagocytes, antigen-specific lymphocytes, and various other leukocytes that function to eliminate antigens. Most of these cells are found in the blood, but their response usually occurs in the lymphoid and other tissues. इम्यून सिस्टम में काम आने वाली डिफरेंट टाइप की सेल्स को हम बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे और उनका फंक्शन क्या है ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे मैक्रोफेजेस। क्या होते हैं ये मैक्रोफेजेस? मैक्रोफेजेस आर लार्ज स्पेशलाइज्ड सेल्स that recognize, engulf, and destroy target cells. The term macrophage is formed by the combination of the Greek terms macro, जिसका मीनिंग होता है big, and phagein, जिसका मीनिंग होता है eat. Macrophages are formed through the differentiation of monocytes. यानी कि मैक्रोफेजेस मोनोसाइट्स के डिफरेंशिएशन के बाद बनती हैं। कैसे बनती हैं ये देखते हैं। जब किसी प्रकार का इन्फेक्शन या टिश्यू डैमेज होता है तो मोनोसाइट्स ब्लड स्ट्रीम से को छोड़कर अफेक्टेड टिश्यूज़ या ऑर्गन्स में एंटर करती हैं और बहुत सारे चेंजेस के बाद ये मोनोसाइट्स मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्यों कन्वर्ट होती हैं? टू फाइट वेरियस डिफरेंट माइक्रोब्स एंड इन्वेडर्स। हालांकि बी और टी सेल्स ही केवल एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं, लेकिन एंटीबॉडी फॉर्मेशन में मैक्रोफेजिक सेल्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मैक्रोफेज खुद अपने आप से एंटीबॉडीज़ सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये इम्यून प्रोसेस में हेल्प ज़रूर करते हैं। मैक्रोफेजेस बड़े डायमेंशन के एंटीजेंस को इंजेस्ट कर उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेशन के फलस्वरूप एंटीजेंस के मॉलिक्यूल्स का फर्मेंटेशन द्वारा स्मॉल साइज के पार्टिकल्स में विघटन हो जाता है। ये स्मॉल साइज के पार्टिकल्स
मैक्रोफेज की सरफेस से कंबाइन हो जाते हैं और एंटीजन फॉर्मिंग लिम्फोइड सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं और उसके बाद एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन संपन्न करते हैं। प्रत्येक मैक्रोफेज पर स्पेसिफिक प्रोटीन मार्कर्स होते हैं उनकी सेल सरफेस पर, जिससे अपन उनको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल CD14, CD11B, CD4 एक्सेट्रा। अब इम्यून सिस्टम का दूसरा इम्पॉर्टेंट सेल टाइप है, वो है बी सेल्स। बी सेल्स को हम बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। इनका ओरिजिन बोन मैरो में होता है फ्रॉम द प्रिकर्सर सेल्स। ऐसा माना जाता है कि बी सेल्स का डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन बोन मैरो में ही होता है, परंतु बर्ड्स में यह प्रोसेस बुर्सा और फैब्रिकस में होता है। इसीलिए इन सेल्स का नाम बी सेल्स है। बी सेल्स सर्कुलेटिंग पेरिफेरल लिम्फोसाइट पॉपुलेशन का 10 to 20% होते हैं। ये सेल्स बोन मैरो, पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू सच एज लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और टॉन्सिल्स तथा एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन्स जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये एक्ट कैसे करते हैं, ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये देखेंगे। एंटीजेनिक स्टिमुलेशन के बाद बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। यानी कि जैसे ही एंटीजेनिक स्टिमुलेशन होता है तो बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं, which in turn are the mediators of humoral immunity. ये प्लाज्मा सेल्स बड़े डायमेंशंस की पर शॉर्ट एज्ड की होती हैं। यानी कि ये प्लाज्मा सेल्स का आकार तो बड़ा होता है लेकिन लाइफ स्पैन छोटा होता है। ब्लड एवं अन्य बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट एंटीबॉडीज़ का मेजर पार्ट इन्हीं सेल्स द्वारा फॉर्म्ड या सिक्रीट किया जाता है। एंटीजेनिक इन्फेक्शन के स्टार्टिंग में मैक्रोफेज सेल्स द्वारा रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लो होती है। जैसे जैसे फॉरेन सब्सटेंस के प्रति बी सेल्स द्वारा सिक्रीटेड एंटीबॉडीज की मात्रा बढ़ती है, मैक्रोफेज सेल्स की एंटीजन भक्षण दर भी बढ़ जाती है। यानी कि जैसे जैसे एंटीजन्स बढ़ेंगी वैसे वैसे रेट ऑफ इंजेक्शन या डिस्ट्रक्शन भी बढ़ता है। इस रिएक्शन के अंतर्गत एंटीबॉडी अपने वेरिएबल रीजन्स अर्थात एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट से एंटीजन के रेस्ट्रिक्टेड एरियाज से कंबाइन होकर उसे अटैच कर लेते हैं, परंतु एंटीबॉडीज के कांस्टेंट रीजन्स जो इंडिपेंडेंट रहते हैं इजीली मैक्रोफेज के रिसेप्टर साइट से कंबाइन हो जाते हैं। ऐसे पार्ट्स मैक्रोफेज सेल्स को एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन में हेल्प करते हैं। एंटीबॉडी द्वारा एंटीजन के इस ट्रांसफर या क्रिया को ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं, जिसे हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था।
Third or most important type of cell of the immune system is the T cell. B cells की तरह T lymphocytes या T cells का ओरिजिन भी बोन मैरो में ही प्रिकर्सर सेल्स के द्वारा होता है, किंतु इनका डिफ्रेंसिएशन और मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में कंप्लीट होता है, इसीलिए इनको हम टी सेल्स कहते हैं। टी सेल्स एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करते, परंतु इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टी सेल्स कई प्रकार के होते हैं। वह टी सेल्स जो बी सेल्स से रिलेटेड एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उन्हें हेल्पर टी सेल्स कहते हैं। यानी कि ये सेल्स हेल्पर का काम करती हैं, जो बी सेल्स को असिस्ट करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। दूसरे टाइप की टी सेल है सेंसिटाइज्ड टी सेल। एंटीजन से रिएक्शन करने वाली टी सेल सेंसिटाइज्ड टी सेल कहलाती है। वह यानी कि वो टी सेल जो एंटीजन से रिएक्ट करती है उसको हम कहते हैं सेंसिटाइज्ड टी सेल। थर्ड टाइप है सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल्स डिफरेंट इम्यून रिएक्शंस में उत्पन्न होती हैं। फोर्थ और स्पेशल टाइप है, इंपॉर्टेंट है, जो किलर और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये सेल्स इन्फेक्शन की लोकेशन पर पहुंचकर एंटीजन से बाइंड होती हैं, वह साइटोटॉक्सिन्स का सिक्रीशन कर एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। यहाँ पर हम हेल्पर टी सेल्स को थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। हेल्पर टी सेल्स क्या होती हैं? अ टाइप ऑफ टी सेल दैट प्रोवाइड हेल्प टू द अदर सेल्स, यानी कि दूसरे सेल्स की मदद करती हैं। दैट प्रोवाइड हेल्प टू द अदर सेल्स इन द इम्यून रिस्पॉन्स by recognizing foreign antigen and substances called cytokines that activate T and B cells. हेल्पर टी सेल को दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। पहली वह जो दूसरे टी सेल्स को एक्टिवेट करती है टू अचीव सेल्यूलर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। सेकेंड टाइप की वो दैट ड्राइव बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। फंक्शंस ऑफ द टी हेल्पर सेल्स, ये इंटरल्यूकिन्स का सिक्रीशन कराती हैं, साथ ही एंटीजेंस के प्रति ये टी साइटोटॉक्सिक व टी सप्रेसर सेल्स की रिएक्शंस को इंक्रीज करती हैं। मैक्रोफेज सेल्स के फैगोसाइटिक एक्शन को भी स्टिमुलेट करने का काम हेल्पर टी सेल्स ही करती हैं। नाउ कम्स द किलर टी सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती हैं। किलर सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सीधा ही डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। साइटोटॉक्सिक सेल्स की सरफेस पर स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम रिसेप्टर प्रोटीन्स कहते हैं।
और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। बाइंडिंग के तुरंत बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल्स साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस का सिक्रीशन करती हैं, सीधा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का दूसरा फंक्शन है उन टिश्यू सेल्स का भक्षण करना जो वायरस या जर्म से इन्फेक्टेड हो चुकी हैं। ये किलर टी सेल्स भी दो प्रकार की होती हैं। पहली नेचुरल किलर सेल्स। ये नेचुरल किलर सेल्स टारगेट को बिना एंटीबॉडीज बनाए डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करती हैं। दूसरे प्रकार की किलर सेल है बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स एक्सेट्रा का डिस्ट्रक्शन एंटीबॉडीज की प्रेजेंट में ही करती हैं। तो किलर सेल्स दो प्रकार की होती हैं, एक तो नेचुरल जो बिना एंटीबॉडीज के ही वायरस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और दूसरा जो एंटीबॉडी की प्रेजेंस में ही वायरस का डिस्ट्रक्शन करती हैं। थर्ड टाइप रेगुलेटरी टी सेल्स। Regulatory T cells suppresses other T cells. Without regulatory T cells, the immune system would keep working even after the infection has been cured. यानी कि रेगुलेटरी टी सेल का मेन फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करना। जब काम खत्म हो जाए तो इम्यून सिस्टम को स्टॉप कर देना फंक्शन करने से। मेमोरी सेल्स। एंटीजेनिक स्टिमुलेशन के फलस्वरूप बी सेल्स में डिवीजन का एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसमें सबसे पहले प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स में डिफरेंशिएट हो जाती हैं। लेकिन कुछ बी सेल्स डिफरेंशिएशन के पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरती, बल्कि डिफरेंशिएशन के बीच में ही इनका डेवलपमेंट रुक जाता है। इन्हीं सेल्स को हम मेमोरी सेल्स कहते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ द मेमोरी सेल्स। ये सेल्स एंटीजन के प्रति जनरल स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। साथ ही बी लिम्फोसाइट्स की अपेक्षा इन पर अधिक सरफेस एंटीजन्स पाए जाते हैं और ये ब्लड में ही सर्कुलेट होती रहती हैं, यानी कि मेमोरी सेल्स ब्लड में ही सर्कुलेट होती रहती हैं। नाउ कम्स द प्लाज्मा सेल्स। डिफरेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल्स होती हैं capable of secreting immunoglobulin और एंटीबॉडी। ये सेल्स एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं और ह्यूमरल इम्यूनिटी की मेन सेल्स होती हैं। प्लाज्मा सेल्स एंटीजेनिक स्टिमुलेशन के बाद एंटीजन एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स द्वारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड्स में बनती हैं। Each plasma cell can secrete several thousand molecules of antibodies, thus releasing a large amount of antibody in the circulation. यानी कि एक प्लाज्मा सेल हजारों की संख्या में एंटीबॉडीज बना सकती है। ये सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज री इन्फेक्शन के टाइम पैथोजेंस को तुरंत न्यूट्रलाइज कर देती हैं।
अभी तक जो हमने सेल्स पढ़ी थी उनके अलावा और भी कई सेल्स हैं जो इम्यूनोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की होती हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स होते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में इनकॉन्स्पिशियस ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका न्यूक्लियस 3 से 5 लोब्ड होता है। न्यूट्रोफिल्स का मेन फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेशन ऑफ बैक्टीरिया। दे फ्लो इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि वो ब्लड फ्लो में ही पाई जाती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट कर उन्हें डिस्ट्रॉय करती हैं। इन्फेक्शन के समय ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रोफिल्स की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और इन्फेक्शन के फर्स्ट फ्यू आवर्स में ये ब्लड स्ट्रीम से निकलकर इन्फेक्टेड टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो जाती हैं और पस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जब भी हम देखते हैं कि हमें चोट लगी है और जब वो पक जाती है या थोड़ी ठीक होने लगती है, उसमें से जो पस निकलती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूट्रोफिल्स। सेकेंड टाइप ऑफ सेल है इसमें इओसिनोफिल्स। ये सेल्स आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनका न्यूक्लियस यूजुअली बाइलोब्ड होता है और साइटोप्लाज्म कोर्स ग्रेन्यूल से पैक्ड रहता है। इओसिनोफिल्स का मेन फंक्शन उन पार्टिकल्स को एंगल्फ करना है जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के दौरान बनते हैं। एलर्जिक कंडीशन जैसे कि एस्थमा के समय इओसिनोफिल्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है। Now the last type of cell is basophils. These basophils are large, spherical and almost cover the nucleus, which is generally S-shaped. Basophils are actively amoeboid. Basophils are actively amoeboid and ingest small particles like carbon. इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।